गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और आज हम इस सेशन में 2 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये सेशन आरएस के इंटरव्यू के लिए, एसीएफ के इंटरव्यू के लिए या आरपीएससी के जो जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। साथ ही स्पेशली आरएस के लिए तो इसमें स्पेशल फोकस रहता ही है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कोरोना काल में उपचुनाव करवाए जाएंगे। उसके बाद जो अभी राजस्थान में एक विधेयक आया है मिलावट से रिलेटेड, उस पर अगला आर्टिकल हमारा एक छोटा सा जजमेंट है अनिश कुमार 2014 का, उससे रिलेटेड है। उसके बाद हम किस तरह से राजस्थानी फिल्मों को प्रमोट कर सकते हैं और उसके बाद हम गोडाउन से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे। उसके बाद जो करंट में छोटी बड़ी खबरें हैं, वैक्सीनेशन हो गया या साइबर अटैक हो गया चाइना का, तो उससे रिलेटेड हम न्यूज़ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चलते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो हमारा पहला आर्टिकल है उपचुनाव से रिलेटेड। तो अभी राजस्थान की जो 4 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे हो रहे हैं? सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा। अब ये कौन कौन से जिले हैं? ओबीसी राजसमंद कुछ जिला है, बाकी कौन कौन से जिले में ये आप लोगों को देखना है। तो अब इससे पहले भी हमारे यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे। तो क्या कुछ कोरोना आने के बाद कुछ इलेक्शन की जो प्रणाली होती है उसमें कुछ बदलाव किया गया है? तो बिल्कुल बदलाव किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसडीएम होने के नाते अगर आप तो कोरोना में इलेक्शन करवाने तो किस प्रकार करवाओगे, तो ओब्वियसली अभी क्या क्या चेंज लाए गए हैं हमें उन्हीं को बोलना पड़ेगा कि अभी जो बूथ होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो अब इससे क्या होगा कि मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ नहीं हो सकेगी और जो चुनाव प्रचार होता है उसमें भी प्रत्याशियों पर के साथ जो लोग होते हैं उन पर लिमिट लगा दी गई है कि आप केवल 5 व्यक्ति ही साथ जाकर घर घर जाकर जनसंपर्क कर पाओगे। साथ में जो सभाएं होती है उनके लिए भी आपको कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो सारे जो बूथ होते हैं उनको एक दिन पहले ही सैनिटाइज कर लिया जाता है और कोरोना जो पेशेंट होते हैं, जो कोरोना के मरीज होते हैं, उनको लास्ट में वोट के लिए अलाउ किया जाता है पीपीई किट में। तो इस बार क्या स्पेशल होगा उपचुनाव में? इस बार क्या होगा कि महिला और पुरुष के लिए तो अभी लाइन होती है, इसके लिए अब एक थर्ड लाइन होगी। किसके लिए? जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए, और साथ में उसमें दिव्यांगजन भी होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सीनियर सिटीजन हो गए या जो डिसेबल्ड हो गए, तो उनकी एज की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से उनका जो राइट टू वोट है वो कम नहीं होना चाहिए, वो वोट आसानी से कर सकें। तो उसके लिए एक अलग से पंक्ति बनाई जाएगी। अब इसके अलावा क्या होगा, जो काफी एज के, जो लगभग जो बुजुर्ग होते हैं, जो 80 वर्ष से अधिक की उम्र के बुजुर्ग होते हैं, या जो कोरोना संदिग्ध है या क्वारंटाइन है, या जो 40% से अधिक जो दिव्यांग है, ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की उपलब्धता भी दी जाएगी। उनके पास पोस्टल बैलेट का विकल्प भी रहेगा। उसके अलावा क्या है कि सीवीजीएल ऐप होती है, आप सबको पता होगा। उसमें आप अगर कोई आज जो हमारी आचार संहिता है उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो उसका आप वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर 100 मिनट के अंदर डाल सकते हो। इससे 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जा सकेगी। तो स्पेशल क्या हुआ है कि अभी एक तो थर्ड लाइन बनेगी, उसके अलावा जो दिव्यांग जनों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। तो ये क्या राजस्थान में पहली बार हुआ है? नहीं, इससे पहले जो बिहार इलेक्शन हुए थे उनमें भी ऐसा किया गया था। बुजुर्गों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट वहां पर भी दिया गया था। और क्या नया चेंज किया गया है? ये बिहार इलेक्शन में भी किया गया था ना। तो अब क्या क्या है कि जो हमारे जो पार्टियों की जो स्टार प्रचारक होते हैं, स्टार कैंपेनियर होते हैं, उनकी संख्या घटा दी गई है। तो जो राष्ट्रीय प्रादेशिक दल होते हैं उनके जो स्टार प्रचारक पहले नॉर्मली कितने होते हैं? 40, उनकी संख्या कम कितनी कर दी गई है? 30। और जो नॉर्मल जो अन्य राजनीतिक दल होते हैं जिनको नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का सिंबल नहीं मिला होता है, उनके लिए स्टार प्रचारक कितने होते हैं? नॉर्मली 20, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 15 कर दिया गया है। तो स्टार प्रचारक लाने से फायदा क्या होता है? ऑब्वियसली कैंडिडेट के जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर होता है उसकी एक लिमिट होती है। असेंबली में कितने होते हैं? 28 लाख। तो अगर स्टार प्रचारक बुला लिया जाता है तो उसका जो सारा खर्चा होता है वो पार्टी एक्सपेंडिचर में जाता है। तो इससे उम्मीदवारों को अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है और इनका अलग ही रुतबा होता है। तो ये वोट खींचने का काम करते हैं जो भी उम्मीदवार होता है उसके लिए। उसके अलावा उपचुनाव में क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं? तो अब क्या है कि जो उम्मीदवार होते हैं, अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में देखा होगा, ऑब्वियसली उन्होंने ऑफिस में जाकर पर्चे भरे हैं कि उम्मीदवारी के लिए जो उम्मीदवार खड़े होने के लिए जो भी हुए हैं उन्होंने ऑफिस में जाकर अपने
पर्चे भरें, लेकिन अब क्या होगा कि आप ऑनलाइन ही आवेदन डाल सकते हो। कहाँ पर? जो मोबाइल का जो एनकोर ऐप है, एनकोर ऐप, कौन सा ऐप? एनकोर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है encore.eci.government.in, इस पर जाकर आप नामांकन दर्ज करवा सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि जो इलेक्शन कमीशन होगा वो आपको एक टाइम स्लॉट देगा कि इस टाइम स्लॉट में आप आ जाइए और अपने रिटर्निंग ऑफिसर को अपने मूल दस्तावेज जमा करवा दीजिए। उसके साथ साथ ये अब जो ई ग्राफ पोर्टल है हमारा, उस पर जो जमानत राशि जमा करवाई जाती है उसको चालान से जमा करवाया जा सकेगा। तो मतलब कोरोना में भीड़ नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन रहे लोगों के बीच में, और तो उसके लिए ये सब नवाचार किए जा रहे हैं। क्या? तो 3 नवाचार हमने देख लिए कि पोस्टल बैलेट की सुविधा दे दी, उसके अलावा थर्ड लाइन दे दी, उसके अलावा ये उम्मीदवारों को इनको रेप वाला ऑप्शन दे दिया गया है। अब पोस्टल बैलेट की बात आई है तो पोस्टल बैलेट भी देख लेते हैं क्या हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली है ना मत पत्र दे दिया जाएगा। आप उसका प्रिंट निकालिए, उसमें अपना जो भी चॉइस है वो भरिए और उसको डाक के माध्यम से चुनाव अधिकारियों को भेज दीजिए। तो अभी कौन कौन इसका प्रयोग कर सकता है? जो हमारे सर्विस वोटर हो गए, जो सेवा मतदाता होते हैं, जो हमारे जैसे कोई आर्मी में है तो या ITBF में हो गया, या सशस्त्र सीमा बल में हो गया, तो या जो राज्य के सशस्त्र पुलिस बल होते हैं, या जो हमारे IFS ऑफिसर हो गए, तो ऑब्वियसली वो बाहर रहेंगे लेकिन उनको भी राइट टू वोट तो है ही, तो वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो चुनाव ड्यूटी में मतदाता हो गए, या फिर जो 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या विकलांग होते हैं, या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए हैं, जो कई सारे जो अभी जैसे मान लो कश्मीर में हुए, तो कश्मीर में कई लोगों के जो नेता थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, तो जो निवारक निरोध में रखे गए हैं, ऐसे मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की आजादी होती है। तो अभी जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलेक्शन कमीशन ने आयु घटा दिए। इलेक्शन कमीशन किसको लिखता है? लॉ मिनिस्ट्री को, और फिर लॉ मिनिस्ट्री जो भी चेंज लाने होते हैं वो करते हैं। तो हर बार हमें जो हमारा PRA है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 51, उसमें बार बार अमेंडमेंट लाना जरूरी नहीं होता है। अगर हमें इलेक्शन कमीशन को कुछ चेंजेस लाने हो तो सिंपली वो लॉ मिनिस्ट्री को लिखता है और फिर लॉ मिनिस्ट्री वो बदलाव कर देती है रूल्स में करके। तो ये बिहार अभी तो खैर अपने तो 80 वर्ष से अधिक है, लेकिन ये कुछ चेंज किया गया है। एक प्रपोजल है कि 65, अभी अपन ने क्या डिस्कस किया कि किससे अधिक आयु के मतदाता? 80 वर्ष। लेकिन अब क्या हुआ है कि 65 वर्ष से अधिक के आयु के मतदाता और कोविड संदिग्ध डाक मत का विकल्प चुन सकेंगे। जो अभी असेंबली इलेक्शन होंगे जो 4 स्टेट में, वहां पर 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता यूज कर पाएंगे। इससे पहले कितना था? 80 वर्ष। ये कब अलाउ किया था गवर्नमेंट ने? 2019 में। इसके अलावा जब इलेक्शन की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से ऐप हैं जो हमें जो इलेक्शन को एक स्मूथनेस प्रदान करती है। तो ऑब्वियसली आपको वोटर आईडी, अपना एड्रेस चेंज करवाना है या कुछ करवाना है वोटर आईडी में, तो उसके लिए क्या है? नाम जुड़वाना है किसी कंस्टिट्यूएंसी में, तो उसके लिए क्या है? वोटर पोर्टल। PWD जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए अलग से ऐप है PWD ऐप। अगर आपको इलेक्शन से रिलेटेड कुछ जानना है तो उसके लिए ECI RTI पोर्टल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखिए, सी विजिल और स्वीप पोर्टल। स्वीप पोर्टल क्या है ना कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कि इलेक्शन की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हो, तभी जाके डेमोक्रेसी का मतलब होता है। तो ये क्या स्वीप पोर्टल क्या काम करता है? ये वोटर एजुकेशन का काम करता है, वोटर अवेयरनेस प्रदान करता है और जो वोटर लिटरेसी होती है उसको प्रमोट करता है। सी विजिल का हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो सी विजिल किसके लिए है? सिटीजन विजिलेंस। मतलब ये एक मोबाइल ऐप है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कोड, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका अगर वायलेशन होता है तो सिटीजन डायरेक्ट उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप उसका फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए और पोस्ट कर दीजिए और उससे 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अलग से ऐप है, कैंडिडेट सुविधा ऐप। और इनकोर का अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके लिए इनकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन बनाई गई है। तो अब क्या होगा कि इस पे जाकर हम डायरेक्ट नामांकन कर सकते हैं। तो ये सुविधा ऐप देखिए, इसमें आप नॉमिनेशन ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब जो राजस्थान गवर्नमेंट एक विधेयक ला रही है किससे लड़ने के लिए? मिलावटखोरी से लड़ने के लिए। इसके लिए बजट में भी एक
डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया है उस, और हम क्या फूड सेफ्टी में क्या अच्छे से कर सकते हैं, इसी के लिए हमने एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था, हम उसको अभी रिवाइज भी करेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये विधेयक क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव लाए गए हैं। तो जो हमारा सेक्शन 272 और 272 से जो 276 है, मतलब 272, 273, 275, 276, ये आईपीसी का जो ये सेक्शन है, ये फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो अभी क्या है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर रही है। अब आपको 3 अमेंडमेंट मेजरली ध्यान रखना है कि पहले क्या था कि जो भी फूड एडल्ट्रेशन होता था या फिर जो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करने वाले जो फूड होते थे उनको बिक्री होती थी, उससे लड़ने के लिए जो ये सेक्शन थे 272 टू 276, ये क्या थे, बेलेबल थे और नॉन कोग्निजेबल थे, मतलब आपको बेल आसानी से मिल जाती थी और तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इनको नॉन बेलेबल बना दिया गया है और कोग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है, मतलब अब बेल लेना मुश्किल हो जाएगा और तुरंत गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो और इसके अलावा क्या किया गया है, पहले क्या था कि आपको 6 महीने तक जेल या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों होते थे, लेकिन ये तो बहुत कम है। मतलब आप फूड एडल्ट्रेशन कर रहे हो, आप हजारों लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, या कोई फेक मेडिसिन हो गई, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो फेक मेडिसिन बनाती है, जो कुछ अगर कोई लोग फेक मेडिसिन बनाते हैं, उनका टर्नओवर तो करोड़ों में होता होगा, उनके लिए 1,000 रुपये क्या बात होती है। तो अब क्या कर दिया गया है कि जो टॉक्सिक और हार्मफुल जो फूड आइटम्स और ड्रग्स होते हैं उनको बेचने पर जो सजा होगी, जो उम्र कैद होगी, जो जेल होगी, उसके वो कहां से कहां तक होगी, 1 से 7 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन अगर आप ऐसे फूड आइटम बेच रहे हो जो हमारी हेल्थ को हानिकारक है, हेजार्डस टू हेल्थ है, हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे को तो हीनियस क्राइम बोला गया है और उनके लिए कम से कम 3 साल की सजा होगी और ज्यादा से ज्यादा उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ में मिनिमम 50,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो एक फाइन क्या कर दिया है, 1,000 से बढ़ाकर 10,000 और 50,000 कर दिया गया है और साथ में उम्र कैद की सजा कर दी गई है। तो ये 2 मेन। इसके अलावा बजट का जो डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी है उसमें क्या क्या किया गया था, तो हमने डिस्कस किया था कि अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग से अधिकारी होंगे। अभी क्या होता है, सीएमएचओ के पास मॉनिटर करने का पावर होता है, लेकिन उनके पास पहले से वर्क बर्डन होता है, तो अभी अलग से ऑफिसर होंगे। और अब ये बनाने से क्या हो गया, अभी गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी और बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा एक एडिटोरियल है छोटा सा शेखर गुप्ता का। तो उन्होंने बोला कि आजकल जो इंडिया का जो चैलेंज चल रहा है ना, उसमें जो पुलिस और पॉलिटिशियन इनकी काफी मिली नेक्सस बन गया, एक मिली भगत बन गई है। इससे जिसको भी चाहे उसको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज सकते हैं, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो लोअर जुडिशरी होती है, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये लोग थोड़ा सिंसियर कम दिखते हैं, तो इनकी क्वालिटी पर सवाल उठाया गया है आर्टिकल में। तो होता क्या है कि ये लोग बेल देते नहीं है शुरू में, अगर आप अप्रोच भी करो तो आपको कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ जाता है। मतलब मुन्नवर फारूकी वाला केस हो गया, या फिर अभी जो अमेजोन की जो इंडिया में जो हेड है उसके ऊपर केस चल रहा है, और अभी जो दिशा रवि वाला केस हो गया। तो इनमें सब में क्या है ना कि ऑब्वियसली सब में देशद्रोह का आरोप नहीं है, लेकिन ये जो आरोप हैं ये सब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करते हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने जब भी जो लोअर जुडिशरी होती है उसमें अप्रोच किया तो इनको बेल नहीं मिली, इनको हायर कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा या हाई कोर्ट में जाना पड़ा, तब जाके इन्हें बेल मिली। तो क्या ये जो क्या लोअर जुडिशरी के जज को समझते नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन उठाया गया है कि क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो मतलब अब क्या है, एक नेक्सस बन चुका है कि पुलिस और राजनीति, पुलिस और पॉलिटिशियन मिलकर आपको, अगर आपके किसी बात से सहमत नहीं है तो आपको जेल भेज सकते हैं। तो न्यायपालिका का अब आर्टिकल में एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो अर्नेश कुमार मामला, तो ये अर्नेश कुमार मामला 2014 का है। इसमें ये किससे रिलेटेड है, सेक्शन 498A जो कि सीआरपीसी का 498 है, किससे रिलेटेड है, डाउरी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या था, एक जो अर्नेश कुमार जी थे उन पर डाउरी का चार्ज लगा हुआ था। तो जनरली इसमें क्या होता है कि 3 साल की जेल या फाइन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत अब क्या करते हैं, पुलिस वाले तुरंत गिरफ्तारी कर लेते हैं। तो गिरफ्तारी का मामला को
हमारे जो इस आर्टिकल में लिंक किया गया है कि जो अभी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं तुरंत से, और जो अर्नेस्ट कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो गिरफ्तारी के लिए जो कसौटी तय की थी उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर पुलिस वाले अगर आपको गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें अर्नेस्ट कुमार मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जिन भी अपराध हो गए, सिर्फ डाउरी वाला प्रोविजन नहीं कि इसके अलावा जितने भी अपराध हैं जिनमें 7 साल से कम की सजा होती है उनमें गिरफ्तारी के लिए बचना चाहिए। गिरफ्तार तभी करें जब पुलिस आश्वस्त हो जाए कि गिरफ्तार दूसरा अपराध रोकने, सबूत नष्ट होने से बचाने या गवाहों को दबाव से बचाने के लिए की जा रही है। तो अभी जैसे अगर मान लो दिशा रवि का केस हो गया या मुन्नूर फारूकी का केस हो गया, तो क्या इन्होंने ऐसा कुछ किया कि ये दूसरा किससे दंगे भड़क गए हो या सबूत नष्ट किया हो या गवाहों को दबाने का कोशिश की गई हो? तो ये जो 3 पैमाने दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो पुलिस को इनको फॉलो करना चाहिए। तो अभी जनरली क्या होता है कि अगर आप तुरंत गिरफ्तार कर लेते हो तो अब ये लोअर जुडिशरी की तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तो फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो तब तक आपको जेल में रहना पड़ता है। तो ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ आपकी राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है, क्योंकि एक बार जब आप जेल में पहुंच जाते हो तो आपके ऊपर जो सोशल स्टिग्मा होता है ना, तो कलंक सा लग जाता है समाज में। भले से आप 45 दिन बाद छूट भी जाओ तो लेकिन आपको समाज, जो हमारा समाज होता है वो इस तरह से देखता है, अरे जेल में रह क्या है, अरे जेल में रह क्या है। तो अगर आप कभी पुलिस ज्वाइन भी करते हो तो इन मामलों आपको अर्नेस्ट कुमार मामला ध्यान में होना चाहिए। अगला आर्टिकल हम एनवायरमेंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। गोडावण क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी। अब जो हमारा हाई कोर्ट है उसने स्वप्रसंज्ञान लिया है, मतलब क्यू मोटो लिया है, और जो सरकार है उससे संरक्षण, क्या प्रोटेक्शन चल रही है बताइए हमें, ये मांगा, उसका ब्यौरा मांगा है। तो अब गोडावण हम देख लेते हैं। गोडावण क्या होता है भाई? इंग्लिश में आपको पता है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, एक शुतुरमुर्ग जैसा पक्षी होता है। कहाँ मिलता है ये? कहाँ मिलता है? जो भी शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान होते हैं वहां पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली कहाँ पे? जो हमारा पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, तो जो बाड़मेर जैसलमेर ये एरिया हो गया, उसके अलावा गुजरात वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, जहाँ पर भी शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अभी तो ये सिर्फ लिमिटेड रह गया है कुछ स्टेट में, जैसे कि मेनली कहाँ पे है? अपने राजस्थान में। उसके अलावा गुजरात में भी है, कुछ महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, लेकिन इससे पहले कई सारे यूपी, हरियाणा, कई सारे स्टेट में हुआ करता था। वहाँ तो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहाँ तो विलुप्त, वहाँ तो इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल 0 हो चुकी है। और राजस्थान में भी इसकी पॉपुलेशन लगभग ऐसा बोलते हैं कि 70 या 100, एक कहीं पे मुझे 70 फिगर मिली थी, कहीं पे 130 मिली थी, तो मतलब 100 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। एक पुराना आर्टिकल है कि उसमें ऐसा बताया गया था कि राज्य पक्षी गोडाउन की संख्या में इजाफा होने के संकेत मिले हैं। तो गोडाउन की संख्या कभी 50,000 हुआ करती थी, लेकिन वो आज घटकर कितनी रह गई है? 50 से 100 के बीच में रह गई है। तो उसके कारण क्या क्या है कि जो इनकी जो जहाँ पे ये घूमते हैं, तो इनको क्या है ना कि सघन घास बड़ी पसंद, सघन जो घास होती है, मतलब जो ऐसी घास जिसमें डेंसिटी ज़्यादा हो, वो इनको बड़ी अच्छी लगती है। तो अब जो चरागाह होते हैं, जो उन्होंने क्या किया है? अतिक्रमण कर लिया है, तो इनके लिए जो सघन घास है वो कम हो गई है। साथ साथ जो उद्योग और आवासीय योजनाओं में इनकी जो लैंड का डाइवर्जन किया जा रहा है, साथ में जो इनकी शिकार हंटिंग की जाती है और इलीगल माइनिंग होता है, तो ये सब इसके हैबिटाट लॉस के कारण भी बन रहे हैं, साथ साथ इसके पॉपुलेशन के कारण भी बन रहे हैं। तो ये पक्षी अत्यंत शर्मिला होता है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। ये जो इरिगेटेड एरिया होते हैं उनको अवॉइड करता है, उसमें इसको रहना पसंद नहीं होता है। तो मतलब जहाँ पे पानी हो, सिंचाई का पानी हो, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इस पक्षी को सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, उकना, गुरियाइन ये सब बोलते हैं। और IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 72 का, उसकी शेड्यूल 1 में रखा गया है। राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर का जो हमारा मरु उद्यान है, नेशनल डेजर्ट पार्क है, सोरसन हो गया 12 में, या अजमेर का जो शोकलिया क्षेत्र हो गया, वहां पर पाया जाता है। तो जो हमारा जो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसको गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है।
तो अगर आप एसीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब आपके लिए इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब प्रपोजल की बात करें तो एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हमारा, ने क्या प्रपोज किया था कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है जो इनके हैबिटाट से गुजरती है तो उसको अंडरग्राउंड होना चाहिए ताकि इनको क्षति ना पहुंचे। तो अभी जो इनको जो थ्रेट होती है, जो पोचिंग हो गया, हंटिंग हो गया, तो साथ साथ जो पावर लाइन से टकरा जाते हैं उड़ते टाइम पे, तो करंट के कारण भी इनकी डेथ हो जाती है। तो उसको अवॉइड किस तरह किया जा सकता है कि जो भी इनका हैबिटाट हो गया, मतलब जैसे नेशनल डेजर्ट पार्क, ये जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, तो या ये हो गया, या कहीं पे भी जहाँ पे भी गोडाउन रहते हैं तो वहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन लाइन निकलती है उनको अंडरग्राउंड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इनका कोलिजन, उससे टकराव नहीं होगा और ये बच जाएंगे। तो इनका प्रोटेक्शन स्टेटस हमने देख ही लिया। IUCN में क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स में क्या है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। साथ में ये जो CMS है हमारा, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसके अनेक्स 1 में भी आते हैं। मतलब कि ये इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज गिने गए हैं, इसको अभी हाल ही में किया गया है। और अब इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एफर्ट ले जा रहे हैं, तो हमारा राजस्थान के, तो हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट गोडाउन प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन मास्टर्ड है। ये कहाँ पर है, कहाँ पर हम इसको लागू कर रहे हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट का जो 17 प्रजातियां हैं, जो 17 ऐसी स्पीशीज हैं, उनके जो रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी जो 17 प्रजातियां हैं उनमें एक हमारा गोडावन है। तो इसका क्या होगा कि हैबिटाट की रिकवरी के लिए अलग से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कर्नाटक है उसने भी अपना कुछ एरिया अभी स्पेशली ग्रेट इंडियन मास्टर्ड के लिए प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया है। और सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हाई पावर कमेटी गठित की थी ताकि वो एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बना सके जो कि GIB, जो हमारा ग्रेट इंडियन मास्टर्ड है, उसको बचाने के लिए आवश्यक होगा। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सेंचुरीज हैं जो GIB को कंजर्व करती हैं। सबसे नंबर 1 डेजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान। उसके बाद कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, कहाँ पे, गुजरात। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी और जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी, कहाँ पर, महाराष्ट्र। तो मतलब 3 स्टेट्स होते हैं जहां तो मिलता ही है। अगला आर्टिकल हमारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से है। तो अभी न्यूज ये है कि यहाँ पे 6-7 जो बाघ थे वो 6 मर गए, एक इधर उधर अभी तो उसका लापता हो गया है। तो मतलब अभी ये बिल्कुल टाइगर लेस हो गया है। तो टाइगर रिजर्व, वो भी बिना टाइगर के, शर्म की बात। तो मुकुंदरा, जो हमारी अब शर्म आएगी तो ऑब्वियसली हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं। तो उन्होंने बाहर से ट्रांसलोकेट करने के लिए टाइगर को बोला है, लेकिन NTCA ने इनकार कर दिया है। तो NTCA क्या है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्या है, एक बार वो देख लेते हो। NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। तो इसका एक संवैधानिक निकाय है, मतलब एक एक्ट से आया है। कौन से एक्ट, तो जो 2006 में जो हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसको अमेंड किया गया था और उसी के अंतर्गत NTCA को बनाया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पर्यावरण और वन मंत्री। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पे देख लेते हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कोटा के पास है, सबको पता है। ये पार्क कहाँ पर है, जो 2 समांतर पहाड़ी हुए हैं, मुकुंदरा और गरमाला, तो जो उनसे जो वैली बनती है उसके बीच में ये पार्क है। 4 नदियां हैं जो इसकी घाटी की सीमा बनाती है। कौन कौन सी, रमजान, आहू, काली और चंबल। रमजान, आहू, काली और चंबल। अब प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या आता है, तो इसमें एक तो आ जाएगा नेशनल पार्क, एक तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क आ गया, और 3 सेंचुरी आ जाएंगी। कौन कौन सी सेंचुरी, दरा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी और चंबल सेंचुरी। तो ये चारों मिलकर जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है उसको बनाते हैं। तो अब जो मुकुंदरा हिल्स है, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य सेंचुरी कब बनाया गया, 1955 है। अब उस टाइम पे मतलब प्रोटेक्शन कम था, सेंचुरी में प्रोटेक्शन कम होता है। इसको बढ़ा के 2004 में क्या बना दिया, राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नेशनल पार्क। तो ये 2004 में नेशनल पार्क बना था। और उसके बाद क्या किया, 2013 में इसको एक टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। तो ये राजस्थान का फिर कौन सा टाइगर रिजर्व हो गया, तीसरा टाइगर रिजर्व हो गया। दूसरे 2 कौन है, रणथंभौर और सरिस्का। तो राजस्थान के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। अब इसमें कौन कौन सी जिलों की सीमा लगती है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। तो आप ये देखिए, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया,
इसमें क्या क्या आ गए, केलो देवी सेंचुरी आ गई, रणथंभौर नेशनल पार्क आ गया, सवाई मानसिंह सेंचुरी आ गई। अब आइए मुकुंदरा हिल्स टाइगर पे। तो ये जो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो ये कोटा आ गया, ये बूंदी आ गया, ये चित्तौड़ आ गया, ये झालावाड़ आ गया। तो ये जो एरिया है ये कौन सा है, दरा नेशनल पार्क। अब इसमें चार चीजें आ गई, एक दरा हिल नेशनल पार्क आ गया, उसके अलावा 3 सेंचुरी आ गई। 3 सेंचुरी कौन कौन सी आ गई, दरा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी एंड नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी, घड़ियाल सेंचुरी। और क्या आर्टिकल है इससे रिलेटेड, इससे एक पहले एक आर्टिकल वो आया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने इसको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के जो बाहर का जो 0 से 1 किलोमीटर का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। तो मतलब इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं कि कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया हो गया तो उससे उसमें उसके जस्ट बाहर आते हैं अगर कोई जानवर है, अगर टाइगर बाहर आते हैं तो उसको अचानक से शॉक नहीं मिलना चाहिए, अचानक से पॉपुलेशन नहीं मिले, तो एक बफर टाइप से जो एरिया होना चाहिए उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है 10 किलोमीटर तक होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि 10 किलोमीटर तक आप घोषित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कितना किया गया है 0 से 1 किलोमीटर। और ये राजस्थान का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसको ESZ घोषित किया गया है। तो ये एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा। अब इसमें होगा क्या, जो जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट किया जा सकेगा। तो जो 8 एक्टिविटीज हैं उसमें एक माइनिंग तो एक है, उनको तो कंप्लीटली प्रोहिबिशन कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो कुछ 21 रेगुलेटेड होंगे और 11 प्रोमोटेड एक्टिविटीज होंगी, मतलब टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, इको टूरिज्म को। कौन सा टूरिज्म, इको टूरिज्म। और एग्रीकल्चर या जो कुछ हो गए उनको रेगुलेट किया जाएगा। अगला एनवायरमेंट से रिलेटेड, आप सब ने जब 2018 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जून 2018 में तो हरियाणा को फटकार लगाई थी और 2000 हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई थी कि भाई 31 पहाड़, 31 जो हिल्स है ना वो गायब ही हो गए, मतलब हनुमान जी ले गए क्या उनको, कहाँ गायब हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि क्या पता ये जो अरावली हिल्स जो घट रही है इससे दिल्ली में एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा हो। तो अरावली रेंज कौन कौन से स्टेट में आती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। तो ये 2018 की बात थी, आज क्या चल रहा है 2020। तो ये उस टाइम की तस्वीर देखिए आप, बिल्कुल डिफोरेस्टेशन दिख रहा है आपको, इलीगल माइनिंग हो रखी है, पत्थर भर भर के ले गए, पहाड़ी खत्म कर दिए इन्होंने। आज देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इतना अच्छा जंगल वन विभाग ने लगा दिया। तो जब हम डेवलपमेंट या फॉरेस्टेशन या कुछ भी बात करते हैं तो क्या ये जुडिशरी ड्रिवन होना चाहिए कि मतलब जुडिशरी बोले तब आप कुछ काम करो, नहीं, ये सेल्फ होना चाहिए। आप स्टेट हो, आप स्टेट गवर्नमेंट हो, आपका काम है ये, मतलब जुडिशरी का इंटरफेयर होना नहीं चाहिए। आप लोगों का या पर्यावरण को बचाने का जिम्मा किस पे है, स्टेट गवर्नमेंट पे। तो उनको पहले से ही प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, ना कि जब बवाल हो जाए फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कुछ आपको कुछ जजमेंट दें तब आप उस पर कुछ काम करो। तो अब हरानी के जो पहाड़ हैं उसमें पक्षियों का कलरव गुजरा है, 10,000 पौधे लगाए गए थे। पहले क्या होता था, 10 लगभग हर रोज 100 डंपरों से चोरी होता था, 3,000 टन पत्थर। अब क्या होगा, इसको इको टूरिज्म पॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि लोग आ सकें, पक्षियों को देख सकें और वहाँ पे थोड़ी लोकल इनकम भी बढ़ सके और प्रोटेक्शन और अच्छे से फंडिंग मिले तो इसका और अच्छे से डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा एक आर्टिकल हमारा खेजड़ी है, जब राष्ट्रीय पशु पक्षी आ गया तो राष्ट्रीय ये सॉरी राज्य पक्षी आ गया तो राज्य पेड़ भी आ जाना चाहिए। तो खेजड़ी के बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी का आर्टिकल देख लेते हैं कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाया होता तो 2400 टन ऑक्सीजन देते और 2800 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते। तो जो किशनगढ़ रेनवाल के मुंडोती में जो भी 200 पेड़ काटे गए हैं उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे ही एक कोई प्रोजेक्ट था उसमें, जो एक प्रोजेक्ट था उसमें मतलब उसको क्लियर करना था, पेड़ों को, लोकल जो सूखे पेड़ थे उनको क्लियर करना था, ना सूखे पेड़ के आड़ में सारे जो हरे भरे खेजड़ी के पेड़ थे उनको भी काट डाला। तो इसमें देखा गया था कि शायद सरपंच की भी 60 काटे हैं। तो लोकल मतलब ऑब्वियसली 200 पेड़ छोटे मोटे नहीं होते, तो लोकल जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो खेजड़ी हमारे स्टेट के जो 20% वन क्षेत्र हैं उसमें से जो लगभग 4%, 3.9% भूभाग है उसमें खेजड़ी पाया जाता है। तो अब आप देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह सोखा जाए, तो उसके लिए खिचड़ी एक काफी इंपॉर्टेंट पेड़ बन जाता है। एक आर्टिकल छोटा सा
कि हमारे मोदी जी ने बोला है कि जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, निजी भागीदारी बढ़ाने का समय आ चुका है। कि अभी भी जो हमारे एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो जनरली पब्लिक ड्रिवन है, मतलब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हो गई या जो हमारा ICAR हो गया है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो भी रिसर्च होती है, वो नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक में हो रही है, पब्लिक फंडिंग से हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर का एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत कम योगदान है इंडिया में। तो जितने भी आप बीज कंपनियों के नाम सुनोगे, मॉन्सेंटो हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं दूसरे स्टेट के। तो जब हमारे जो किसान हैं अब वो हाइब्रिड बीज के लिए, जो हाइब्रिड सीड होता है उसके लिए इन ऐसी कंपनियों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि हम हमारे जो निजी सेक्टर है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर में उसमें प्रमोट करें। अगला आर्टिकल हम स्पोर्ट एंड टूरिज्म से देखेंगे। टूरिज्म को बाद में देखेंगे, तब पहले आर्टिकल देखते हैं राजस्थानी फिल्में। तो अभी बजट में घोषणा की गई थी कि जो राजस्थानी फिल्में हैं, जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो एक तरफ मुंबई सिटी हमारी इंडियन फिल्म सिटी है, सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, तो उसके तरफ पे यूपी में भी आपको पता ही होगा कौन सी सिटी डेवलप हो रही है। तो राजस्थान में भी फिल्म सिटी डेवलप हो रही है, कहाँ पर, उदयपुर में, वो अलग बात। लेकिन जो हमारी क्या राजस्थानी फिल्में हैं वो उस तरह से, जिस तरह से मराठी एक पूरा कल्चर, मराठी एक पूरा सिनेमा चलेगा, साउथ का अलग सिनेमा, तमिल सिनेमा चलेगा, तेलुगु सिनेमा चलेगा, तो हमारा राजस्थानी सिनेमा जो पहले चलता था वो आज कहीं खो गया है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है कि इनिशिएटिव सपोर्ट, कि आप इनिशिएटिव लीजिए, उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो आप अगर राजस्थान, तो बजट में घोषणा की गई है कि राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख तक का इनिशिएटिव सपोर्ट किया जाएगा। तो अभी क्या है ना कि जो पर्यटन विभाग है हमारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट, वो इसकी पॉलिसी बनाएगा, और जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है वो इसको आर्थिक रूप से फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि ये स्कीम है ना, तो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हम कई बार हमारी जो कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो गए, और जो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की वजह से अटक कर रह जाती है। तो हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब राजस्थानी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हम एक राजस्थानी फिल्म पॉलिसी ला सकते हैं। तो बिल्कुल ये इसका ड्राफ्ट बन चुका है, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो इस पॉलिसी के मेन बातें हम एक बार देख लेते हैं कि अब इसमें क्या होगा कि एक साल में 5 राजस्थानी फिल्मों को इनिशिएटिव सपोर्ट दिया जाएगा। अगर आप कुछ महिलाओं, विमेंस रिलेटेड इशू, चाइल्ड रिलेटेड इशू, या जो हमारे सामाजिक संदेश हैं उनको एड्रेस करते हो, तो आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी हॉबी में जब बात करते हो मूवीज़ की, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थानी मूवीज़ की कुछ ओबियसली नाम पता होनी चाहिए, रिसेंट मूवीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो उदयपुर की अलसीगढ़ में एक फिल्म सिटी भी बन रही है। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करते हो कि हाँ स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट है, तो आपको ओलंपिक पता होना चाहिए। ओलंपिक पता होना चाहिए तो आपको डोपिंग भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो एथिक्स का क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो सबसे शर्मनाक बात बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि भारत की जो डोपिंग 2019 में क्या हुआ था कि जो हमारी नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उस पर बैन लगा, 6 महीने के लिए लगा। आज 2021 चल रहा है, आज लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो बैन अभी तक नहीं हटा है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, अब ओलंपिक आने वाला है, हमारे प्लेयर्स को अगर डोपिंग के लिए टेस्टिंग भी कराना वो पड़ता है, तो उन्हें जो अदर कंट्रीज हैं उनकी लैब में टेस्टिंग कराना पड़ता है। तो अब इससे क्या हो गया है कि जो जो हमारा NDTL है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसमें टेस्ट घट गए हैं, और जो विदेशी जो पहले प्लेयर आते थे वो टेस्ट कराने आते थे, तो उससे भी एक इनकम होती थी, वो भी घट गई है। तो वाडा ने क्या किया था कि अगस्त 2019 में जब ये साइट विजिट की थी तो कुछ कमियां मिली थी, तो NDTL की मान्यता 6 महीने के लिए रद्द की दी थी। जुलाई 2020 में दूसरी बार बढ़ा दिया, और अब ये 17 जनवरी को ख़त्म हो चुका है। तो अब देखना है कि वाडा इसको फिर से बढ़ाता है या हटाता है। तो खेल मंत्री रिजू ने बोला है कि बिल्कुल कमियां दूर की गई है, लेकिन जो वाडा है उसने बोला है कि बिल्कुल कुछ सुधार नहीं किया है, फर्जी आदमी हो आप, झूठ बोलते हो। तो ISL है, उसके नियमों के तहत लैब की मान्यता अभी भी बहाल नहीं की जा सकती है। तो NDTL को सुधार करने पड़ेंगे, जो भी वाडा ने इसको सजेस्ट किए हैं। तो वाडा क्या है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से इसका एफिलिएशन है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ने में योगदान देती है,
मुख्यालय कहाँ पे है? कनाडा में। फाउंडेड कब हुई थी? 1919 में। इंडिया में क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कब बनी? 2005 में। चेयरमैन कौन होता है इसका? मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। चलते हैं आर्ट। तो आर्टिकल यही था कि ओलंपिक का साल है और हमारे पास टेस्ट लैब भी नहीं है, तो हमारे प्लेयर टेस्टिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये काफ़ी शर्मनाक बात है। अगले छोटे मोटे आर्टिकल जो चल रहे हैं वो देख लेते हैं कि चीन ने क्या किया था कि जब हमारा गलवान वैली पे जो गलवान वैली का जो इशू चल रहा था, तो जून में तो झड़प हुई थी। उसके बाद हमने अगस्त के एंडिंग में कुछ जो पेंगोंग लेक के साउथ के जो इंपॉर्टेंट पिक थे वो कैप्चर कर लिए थे, तो चीन थोड़ा घबरा गया था। तो इसने फिर क्या किया? साइबर अटैक किया। हमारे मुंबई में जो साइबर अटैक हुआ था, तो मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था अक्टूबर में। तो इसमें कौन सा वायरस यूज किया था? शेडोपेड वायरस। कौन सा वायरस? शेडोपेड वायरस। और जो हमारा अब इनका क्या क्या टारगेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा टारगेट इनका फोकस होता है। उसके अलावा जो हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान निभाने वाला हमारा सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, बायोटेक कंपनी जो हमारी हो गई, तो इनके ऊपर भी ये वायरस अटैक करने वाले थे। तो इससे क्या होता है कि हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी, ऑब्वियसली जब इनके सिस्टम में हैकिंग हो जाएगी तो वैक्सीन प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भास्कर में भी आया था, तो यही था कि चीन ने जताया कि संकट में वो कुछ भी कर सकता है। मतलब जब जो अभी अमेरिकी जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है रिकॉर्ड फ्यूचर, तो जो उसी की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है, तो ये यही बोल रहे हैं कि जब चीन थोड़ा बौखला जाता है ना, घबरा जाता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी अटैक कर सकता है। तो जो हमारी साइबर पॉलिसी 2013 उसको भी थोड़ा नया बनाने की जरूरत है। वो अभी भी थोड़ी पुराने ज़माने की हो चुकी है, और उसमें जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप बताए गए थे उनको और भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपको डेयरी लगानी है तो कौन सी स्कीम है? कामधेनु डेयरी योजना। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? पशुपालन विभाग। तो अभी आर्टिकल तो खैर ये है कि विधायक की पत्नी पर कृपा 36 लाख लोन देने का पात्र माना। तो इस योजना में क्या होता है कि आपको 36 लाख रुपीज मिलते हैं, उसमें 11 लाख रुपए आपको सब्सिडी अनुदान के रूप में मिलते हैं, तथा 25 लाख का आपको लोन मिलता है। तो चलते हैं आगे। तो इसमें यह है कि अगर आप मान लो इस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हो, तो आपको अगर ये स्कीम लागू भी करनी है तो आप प्रॉपर रूल एंड लॉ फॉलो कीजिए। अगर कोई विधायक की पत्नी भी आ रही है तब आपको देना पड़ेगा। तो अभी इसमें भी ऐसे ही बोला गया है कि एससी से सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे, वो सिर्फ विधायक की पत्नी थी, तो ऑब्वियसली उन्हें देना पड़ा। अगला आर्टिकल हमारा वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। तीसरे चरण में बुजुर्गों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो बड़े खुश हैं लोग। 60 साल के लोगों को लगेगा, और जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं लेकिन कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको भी अब टीका लगेगा। सबसे पहले किसने लगवाया? पीएम ने। कौन सी लगाई? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या है? इसमें क्या है? क्या एक्टिव वायरस होता है? नहीं, इनएक्टिव वायरस होता है। अगला आर्टिकल छोटा सा, महंगाई बढ़ गई है, तो घरेलू सिलेंडर जो होता है उस पर सब्सिडी बिल्कुल खत्म हो गई है। उससे केंद्र को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आम जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि हर लोगों के घर में उज्ज्वला कनेक्शन, हर लोगों के घर में ये घरेलू गैस होनी चाहिए, ताकि वो चूल्हा ना जलाएं, उससे पोल्यूशन ना हो, हेल्थ खराब ना हो। तो उसके लिए उज्ज्वला स्कीम आई थी, जब बीपीएल को दिया जाता है। तो क्या हम अगर फ्री में अगर गैस सिलेंडर दे भी देते हैं, लेकिन लोगों के पास भराने के पैसे नहीं होंगे, तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? तो अब इस पे क्या है ना, जीएसटी भी लगता है। कितना लगता है? 5% जीएसटी। ये टीवी में पूछा जा सकता है, घरेलू गैस सिलेंडर पे कितना जीएसटी लगता है। छोटे छोटे पूछ लेते हैं ये लोग। जीएसटी पे एक अपडेट है कि लगातार 5वें माह में 1 लाख करोड़ का हमारा जो रेवेन्यू है वो आ रहा है, तो अच्छी खबर है। उसके बाद छोटा सा आर्टिकल कि क्लाइमेट चेंज से सूखे, जो हमारा क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है उससे सूखे की घटनाएं भी बढ़ेगी, ऐसा एक स्टडी में दावा किया गया है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो आज का आर्टिकल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।